हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप फॉर मैथ में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गोवा सेट एग्जाम से हम आज देखने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ अ रियल मैट्रिक्स ए हैज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर हमें एक रियल मैट्रिक्स दी गई है और जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया गया है x-2 स्क्वायर, x-1, x-3 एंड मिनिमम पॉलिनोमियल, और मिनिमम पॉलिनोमियल भी दिया गया है उसी मैट्रिक्स का x-2, x-1, x-3। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। और यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 8, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 12, ए इज द डायगोनल ओवर आर एंड ए इज नॉट डायगोनल ओवर आर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ये हमें ढूंढना है। तो यहां से जो 4 का मैट्रिक्स बन जाएगा तो इसके आइगन वैल्यूज क्या हो गई, आइगन वैल्यूज हो गई 2 का, जो आइगन वैल्यू 2 है उसकी अर्थमेटिक मीन क्या है 2 है, सो 2 2, उसके बाद 1 और उसके बाद 3। यहां से हमारी आइगन वैल्यूज क्या बनी 2 2 1 3। और ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस यानी कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सो यहां से ट्रेस ऑफ ए क्या बन जाएगा, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 2 + 2 + 1 + 3 यानी कि 4 + 4 8 बन जाएगा और ये सही है। सो ये सही है। उसके बाद में दिया है डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो व्हाट इज डिटरमिनेंट फ्रॉम आइगन वैल्यूज। द डिटरमिनेंट ऑफ ए नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 × 2 × 1 × 3। क्या हुआ 2 × 2 4, 4 × 1 4, 4 × 3 12। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 12। तो ए भी ऑप्शन सही है मतलब। तो नेक्स्ट ए इज डायगोनलाइजेबल और आर। सो मैट्रिक्स हमारी रियल है यानी कि आर पर ही है, तो ये कब डायगोनलाइजेबल हो जाएंगी, अगर सारे के सारे आइगन वैल्यूज डिफरेंट आ गई तो। और एक रिमार्क भी है हमारे पास। क्या रिमार्क है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का मिनिमम पॉलिनोमियल, किसी भी मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल ने सिर्फ लीनियर फैक्टर हुए तो हमारा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। यहां पर देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, x-2 लीनियर फैक्टर है, x-1 लीनियर फैक्टर है, x-3 लीनियर फैक्टर है। तो ये क्या हुआ, इट इज डायगोनलाइजेबल। सो यहां पर x-2 स्क्वायर ये लीनियर फैक्टर नहीं है, ये क्या है क्वाड्रेटिक फैक्टर। यहां पर स्क्वायर बन जाए, x का स्क्वायर बन जाएगा, सो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाएगा। यहां से ये सारे क्या है लीनियर फैक्टर है। सो ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। सो ये भी सही है। सो ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, फिर ये गलत हो गया। सो विच हमें ट्रू जो नहीं है वो हमें पहचानना था। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए इज, यहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दी गई है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, x-1 का स्क्वायर इंटू x-2 का स्क्वायर। और मिनिमम पॉलिनोमियल भी दी गई है एंड मिनिमल पॉलिनोमियल इज x-1 स्क्वायर, x-2। ये हुई मिनिमल पॉलिनोमियल। अब इसके थ्रू हमें देन जॉर्डन कैनिकल फॉर्म ऑफ ए, तो इसमें से जॉर्डन कैनिकल फॉर्म कौन सा होने वाला है हमें ढूंढना है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ से जॉर्डन कैनिकल फॉर्म, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए। सो चारों में से क्या है, अब मिनिमल पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, जो आइगन वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज क्या है यहाँ से 1 एंड 2। आइगन वैल्यूज क्या हुई 1 2 बार है, 2 भी 2 बार है। अब इससे मिनिमल पॉलिनोमियल से हम किस तरह ढूंढ सकते हैं, तो जितनी 1 की डिग्री है उतने का ब्लॉक होना चाहिए। यहां से देखिए x-2 की डिग्री क्या है 2 है। सो द जॉर्डन कैनिकल फॉर्म हैज एटलीस्ट 1 2 × 2 जॉर्डन ब्लॉक फॉर आइगन वैल्यूज 1। तो 1 के लिए क्या होना चाहिए 2 × 2 का, सॉरी ये आइगन वैल्यूज 1 1 2 2। सो 1 के लिए क्या होना चाहिए एटलीस्ट 2 × 2 का डायगोनल। सो यहाँ पर 1 × 1 का है
सो यहाँ पर एक 2 क्रॉस 2 का है, सो ए बन जाएगा एक, यहाँ पर भी नहीं है, सो यहाँ पर, सो ये 2 ऑप्शन है, ये तो गए 2, सो बचे सिर्फ 2। अब यहाँ से आगे वाली एक कंडीशन क्या है, x माइनस 2, यानी कि इसके लिए ब्लॉक क्या होना चाहिए, 1 क्रॉस 1 का होना चाहिए। जो भी आइगन वैल्यूज 2 है उसके लिए हमारा ब्लॉक क्या होना चाहिए, 1 क्रॉस 1 का होना चाहिए। सो यहाँ से क्या है, 2 क्रॉस 2 का है, ये ब्लॉक क्या हुआ, 2 क्रॉस 2 का हुआ, सो इट इज नॉट ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ से देखिए ये 1 क्रॉस 1 का ब्लॉक है और ये भी 1 क्रॉस 1 का ब्लॉक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। अगर कुछ भी डिफिकल्ट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। जॉर्डन कैनिकल फॉर्म पर पहले भी मैंने एक प्रॉब्लम डिस्क्राइब किया हुआ है जो कि CSIR नेट में पूछा गया था, आप उसे भी देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व कर देते हैं, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पर, और उसके बाद में हम 42 देखेंगे। तो यहाँ पर है लेट t इज फ्रॉम r⁴ टू r⁴ हैव कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या दी गई, x माइनस 5 क्यूब इंटू x माइनस 6, ये हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दी गई है। और कहा गया है t इज डायगोनलाइजेबल, इट इज इंपॉर्टेंट, क्या है t डायगोनलाइजेबल है। तो इन दोनों कंडीशन से इसमें से कौन सा सही है ये हमें ढूंढना है। तो इससे के लिए हमें, इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें हमने एक रिजल्ट देखा था, क्या था, अगर कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हुआ तो उसके मिनिमल पॉलिनोमियल में लीनियर फैक्टर होते हैं, उसके मिनिमल पॉलिनोमियल में लीनियर फैक्टर होते हैं। सो इससे इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनेगी, इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगी x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6, ये हुई इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल। सो ए ऑप्शन और ए ऑप्शन गलत हो गए, तो बचे ऑप्शन ए और बी। तो इन दोनों में से क्या है, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ t माइनस 5i इज इक्वल टू 1 है या फिर 3 है। तो एक आइगन वैल्यू के लिए हमें चेक करना है 5 के लिए। तो हमारे पास और एक रिजल्ट है, क्या है, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ t माइनस लैम्बडा i इज, और इसे हम क्या कहते हैं, इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन ऑफ लैम्बडा। इसे हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक मीन ऑफ लैम्बडा। तो इस रिजल्ट से हम कैसे ढूंढ सकते हैं इसमें से कौन सा है। तो और एक रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, इफ t इज डायगोनलाइजेबल, या फिर कोई भी मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइजेबल हुआ तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन ऑफ आइगन वैल्यूज। तो यहां से अर्थमेटिक मीन क्या है 5 की, यहां से अर्थमेटिक मीन क्या है 5 की 3, अर्थमेटिक मीन क्या हुई 3, तो जियोमेट्रिक मीन भी क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। सो अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 कितनी है 3, तो क्या होनी चाहिए, जियोमेट्रिक मीन ऑफ लैम्बडा इज ऑल्सो 3। अगर ये 3 हुई तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ t माइनस 5i ये भी क्या होनी चाहिए 3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो अब देख ये जो है 2, 1, 2 और 3, इन 3 रिजल्ट से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम नंबर 42। लेट t इज फ्रॉम r3 टू r2, r3 से r2 की तरफ जा रहा है, बी डिफाइंड एज t ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस जेड। देन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है हमें, स्टैंडर्ड बेसिस, इसकी मैट्रिक्स ढूंढनी है, इसमें से कौन सी है। तो ये क्या है, r3 से r2 की तरफ जा रही है, तो ए ऑप्शन बी ऑप्शन ये इसे खत्म हो गए, तो बचे ऑप्शन सिर्फ बी और सी, और इस बी और सी से हमें ढूंढना है कि कौन सी है। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड बेसिस, किससे कहते हैं हम स्टैंडर्ड बेसिस। सो E1 क्या राइट करते हैं हम 1 0 0, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस।
E2 को हम 0 1 0, XYZ यहाँ पर 3 है तो हम 1 0 0 3 लेंगे। और E3 क्या है यहाँ पर 0 0 1। वैसे तो E3 की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम TE1 फाइंड करेंगे। सो TE1 विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिक्स फाइंड करना है हमें। सो हम इसके आधार पर मैट्रिक्स ढूंढ निकालेंगे। TE1 क्या होने वाला है, TE1 क्या है 1 0 0। तो ये कैसे हो जाएगा, अगर यहाँ पर रखें तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा -1 2। अब इसे हमें क्या करना है, इस बेसिस में रखना है। इस बेसिस में कैसे रखेंगे हम, सो ये मैंने यहाँ पर रो वाइज लिखे, लेकिन ये कॉलम वाइज लिखने चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये कॉलम वाइज दिए R3 क्या है कॉलम वाइज दिए। सो हम इसे कॉलम वाइज लिखेंगे 1 0 0, यहाँ पर भी कॉलम वाइज 0 1 0 और यहाँ पर भी कॉलम वाइज 0 0 1। तो हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, तो यहाँ से E1 पहला E1 है, सो ये बन जाएगा -E1 यानी कि हुआ ये प्लस। अब सेकंड पोजीशन यहाँ पर E2 के लिए हम क्या लगा देंगे, इसे E2। तो ये हुआ हमारा पहला कॉलम। उसके बाद हम TE2 फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज TE2 0 1 0। इससे बन जाएगा x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। सो 1 0 0 और यहाँ से 1। सो ये बन जाएगा E1 प्लस E2। सेकंड पोजीशन के लिए 1, फर्स्ट पोजीशन के लिए भी 1। अब नेक्स्ट TE3 क्या बन जाएगा, T ऑफ 0 0 1। सो इससे यहाँ से एक्स वाई दोनों ही 0 है, सो 0 एक्स वाई 0 है, जेड के लिए माइनस। तो ये बन जाएगा 0 E1 प्लस यहाँ पर माइनस है, सो यहाँ पर हम माइनस ले लेते हैं -E2। ये हुआ हमारा थर्ड कॉलम। तो इससे मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो इससे मैट्रिक्स बनेगी पहला कॉलम -1 2, दूसरा कॉलम 1 1, तीसरा कॉलम 0 -1। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, -1 2 1 1 0 -1। सो ए वाला सही है और ए वाला गलत है। तो चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें कि हमें दो सबसेट दिए गए हैं R3 के। H इक्वल टू x1 x2 x3 इन R3 सच दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। और आगे वाला सबसेट है T इज इक्वल टू x1 x2 x3 इन R3 सच दैट x1 x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो यस इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 2 एंड टी इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 2, यानी कि दोनों ही वेक्टर स्पेस है और उनकी डायमेंशन 2 है। ये हमें करेक्ट है या नहीं ये देखना है। उसके बाद सेकंड है यस इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 2 एंड टी इज अ नॉट वेक्टर स्पेस, और यहाँ पर है टी इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 2 एंड यस इज नॉट वेक्टर स्पेस, या फिर नाइदर यस नॉर टी इज अ वेक्टर स्पेस, यानी कि इसमें से कौन सा वेक्टर स्पेस है और उसकी डायमेंशन क्या है, ये हमें यहाँ से ढूंढना है। तो पहले तो हम दिखाएंगे क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी सबसेट को वेक्टर स्पेस कब कहेंगे, पहले तो उसमें 0 एलिमेंट होना चाहिए। सो 0 यस में है क्या, इस 0 या फिर इसे 0 बार कहेंगे 0 0 0। अगर तीनों 0 के एडिशन ली जाए 0 प्लस 0 प्लस 0 इज ऑल्सो 0, सो इट इज बिलोंग टू यस। तो 0 एलिमेंट यस में है। उसके बाद क्या होना चाहिए, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये भी हमारा यस में होना चाहिए। सो एक्स यानी के तो एक इस कैपिटल एक्स को हम डिफाइन करेंगे x1 x2 x3 एंड कैपिटल वाई को डिफाइन करेंगे y1 y2 y3। तो अगर यहाँ से क्या होगा, अल्फा इंटू x1 x2 x3 प्लस बीटा इंटू y1 y2
y3 ऑर्डर पेयर। सो यहाँ से बन जाएगा, इसका अगर हमने अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा x3 प्लस बीटा y1 बीटा y2 बीटा y3, और इसकी एडिशन ली तो अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 प्लस अल्फा x3 प्लस क्या है बीटा y1 प्लस बीटा y2 प्लस बीटा y3। अगर यहाँ से अल्फा कॉमन लिया तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस बीटा को कॉमन लिया तो y1 प्लस y2 प्लस y3। सो यहाँ से अल्फा इंटू 0 प्लस यहाँ से बीटा इंटू 0, तो टोटल हुआ 0, यानी कि अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग टू यस, यानी कि ये क्या हुआ सबसेट वेक्टर पेस हो गया। ये क्या है, इट्स अ वेक्टर पेस। अब इसकी डायमेंशन क्या है हमें ढूंढनी है। इट इज अ वेक्टर पेस, दैट सबसेट इज अ वेक्टर पेस, बट व्हाट इज डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर पेस। सो डायमेंशन यानी कि क्या है, तो यहाँ से क्या है ये x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। इसे हम कैसे राइट कर सकते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x3। तो आप x1 x2 कुछ भी माइनस x3 आप x1 x2 को चूज कर सकते हैं जो आपको चाहिए वो, यानी कि x1 x2 क्या है लिनियरली इंडिपेंडेंट, और x3 क्या है इट इज डिपेंडेंट ऑन x1 एंड x2। सो डायमेंशन इज 2, डायमेंशन क्या हुई 2। सो द यस इज अ वेक्टर पेस ऑफ डायमेंशन 2। यहाँ से a बनता है। सो टी यस इज नॉट, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। तो इसमें से अब हमें t को ढूंढना है, क्या ये वेक्टर पेस है। अगर वेक्टर पेस है तो उसकी डायमेंशन क्या है, तो उसके लिए भी 0 एलिमेंट है क्या, तो 0 बार को या कैसे लिखेंगे हम 0 0 0, ये हुआ 0 इंटू 0 प्लस 0, ये बना 0। सो दैट 0 एलिमेंट बिलोंग टू टी, दैट 0 एलिमेंट बिलोंग टू टी। अब हम इसको फाइंड करेंगे अल्फा x प्लस बीटा y। सो यहाँ से क्या बनता है अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा x3 प्लस बीटा y1 बीटा y2 बीटा y3। सो अगर इसको हमने इस कंडीशन में रखा तो अल्फा x1 अल्फा x2 प्लस अल्फा x3 प्लस बीटा y1 बीटा y2 प्लस बीटा y3, यानी कि ये हुआ। इससे हम अल्फा को अगर कॉमन भी लिया तो क्या बन जाएगा अल्फा x1 x2 प्लस x3 प्लस बीटा को कॉमन लिया तो बीटा y1 y2 प्लस y3। लेकिन x1 x2 प्लस x3 ये हमें 0 दिया गया है, x1 x2 प्लस x3, लेकिन अगर उससे ही हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये 0 आ सकता है, हर बार ये 0 नहीं हो सकता। तो चाहे तो हम एग्जांपल भी देखते हैं। सपोज आपके पास कोई भी एलिमेंट है, x को आपने लिया 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, और अगर आपने अल्फा इक्वल टू कुछ भी रखो, 2 रखो या 1 रखो, अगर अल्फा को आपने 5 रखा जो हमें रियल नंबर लेना है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 5 लिया तो क्या बन जाएगा यहाँ से 5 इंटू 1 माइनस 1। सो 5 माइनस 1 इट इज नॉट 0, इट इज नॉन 0। सो ये क्या हुआ, सो दैट एम्प्लाइज, यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फा x प्लस बीटा y, ये कैपिटल एक्स वाई is not belong to T. So T is not vector space. So T is not vector space. So T is not vector space. Sorry, ये वाला नहीं है. So B is the correct option. Yes is a vector space of dimension 2 and T is not a vector space. T यहाँ से vector space नहीं बनता है. So thank you friend for watching this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें.